हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, 2024, उसका ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट को भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 24 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट की जो फीस है वो भी जो है 24 जुलाई ही रखी गई है, ठीक है। नहीं, पेमेंट की 25 जुलाई रखी गई, 25 जुलाई तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, रात को 11 बजे तक। और 25 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन या पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा करेक्शन की जो डेट है वो 10 अगस्त और 11 अगस्त रखी गई है। अगर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ फिल करते हैं, ठीक है, और आपसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 10 अगस्त को और 11 अगस्त को, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है वो होगा सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है। और जो टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है दिसंबर में। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 24 जून से 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 25 जुलाई तक आप फीस भर सकते हैं, 10 अगस्त और 11 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म की। आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होगा टीयर 1 का। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से शायद अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। और टीयर 2 का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होगा। ये दोनों ही एग्जाम से कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो सीजीएल होता है यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें कई पोस्ट होती हैं, ठीक है। अलग-अलग लेवल की, पे लेवल की यहाँ पे पोस्ट होती हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि पे लेवल 7 में इतनी सारी पोस्ट हैं, ठीक है। तो हम इन सब पोस्ट के बारे में तो नहीं जान सकते, हम बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं कि इन सब पोस्ट जो लेवल 7 की जो पोस्ट है, ठीक है, जिसमें बेसिक पे 44,900 होता है, ठीक है। इस वाली पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 30, 18 से 30, मतलब कह सकते हो कि 18 साल से लेकर के 30 साल तक जिसकी एज लिमिट है वो इस पोस्ट में भर सकता है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो पे लेवल 6 है उसके लिए भी सेम टू सेम ही है यहाँ पर, और यहाँ बल्कि 18 से 32 साल तक वाला भी यहाँ बच्चा भर सकता है। इसके अलावा जो पे लेवल 5 है, ठीक है, इसके लिए जो आपके पास एज लिमिट है वो 18 से 27 रखी गई है, ठीक है। और पे लेवल 4 के लिए भी 18 से 27 यहाँ पर रखी गई है। अब ये जो आपका ये जो यहाँ पे लिखी गई है 28 से 27 जो एज लिमिट है, ये आपकी 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, ठीक है। नीचे शायद कहीं लिखा होगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं लास्ट ईयर से देखा जाए तो। इस बार टोटल वैकेंसीज लगभग 17,727 वैकेंसीज है अप्रॉक्स। और ये बढ़ भी सकती हैं आगे जाकर के, हो सकता है कि 20,000 के अराउंड भी ये वैकेंसीज हो जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज की। मैं बता चुका हूँ एज कितनी-कितनी चाहिए। तो एज मैंने जैसे पहले बताया था कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज को चेक किया जाएगा। जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की एज मांगी गई है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 की बाद की नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप 20 से 30 वाली जो एज लिमिट है उस पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो आपकी एज लिमिट 2 अगस्त 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 18 से 30 वाली पोस्ट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और जो आखिरी बचा वो 18 से 32 वाली जो पोस्ट थी, उस वाले के लिए आपकी एज 2 अगस्त 1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये वो क्रूशियल डेट्स बता दी गई हैं, इनके बिटवीन ही आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कई जो अपनी अदर कास्ट होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी-एसटी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी का 3 साल के लिए, बाकी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की और इसके जितना एडमिट कार्ड वगैरह होता है। फिलहाल पहले पोस्ट की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब पोस्ट के लिए जो है अलग-अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पोस्ट ऐसी हैं, एक है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी अगर आपने पास कर रखा है, ठीक है, और 60% मार्क्स है आपके 12th क्लास में, तो आप इस जेएसओ वाली पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है जिसमें स्टैटिक्स होना चाहिए आपके पास तीनों साल, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए या तो आपने सिंपल बीएससी कर रखा हो या बीए कर रखा हो जिसमें आपके पास मैथ्स होना चाहिए 12th क्लास में 60% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल, तो आप जेएसओ के लिए भर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखी है जिसमें स्टैटिक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज 3 इयर्स। हाँ, इसके अलावा तीनों साल अपने 6 सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पर वही कंडीशन ऊपर वाली है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे नई पोस्ट आई है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आई है रिसर्च असिस्टेंट की। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ रखा गया, डिजायरेबल उतना बड़ा नहीं होता, बट मेनली यहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी जो भी पोस्ट है उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी पोस्ट है उनके लिए सिंपल, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ये 2 पोस्ट हैं अपने पास, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की और एक जेएसओ की, जिसके लिए आपको स्टैटिस होनी चाहिए आपके पास, या फिर 12th क्लास में यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इन दोनों पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीटेड है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ भर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, तो ही वो इस यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो उनका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा डीवी के टाइम पे। तो ध्यान रखना, 1 अगस्त 2024 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ काफी पोस्ट के लिए भर सकते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप अप्लाई कर दें। तो एज लिमिट भी हो गया यहाँ पर, ओके, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने बता दिया। ठीक है, पेमेंट या फीस की बात करते हैं, तो जो फी पेएबल है वो 100 रुपीज है। 100 रुपए का यहाँ पर फॉर्म है आपके पास। ठीक है, जो यूआर और अपने ओबीसी वाले कैटेगरीज के लिए ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए फॉर्म है, और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए एससी एसटी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी पेमेंट वगैरह होगी सब ऑनलाइन ही होने वाली है आपकी। ठीक है, और यहाँ बताया गया है कि आप 25 जुलाई 2024 तक फीस का पेमेंट कर सकते हैं, 24 जुलाई तक आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है, तो इसका जो सेंटर एग्जामिनेशन वो ऑल इंडिया होता है, आपको आपके आसपास की सिटी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं पीडीएफ को भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो को भी दे दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीम की, जिसमें थोड़ा बच्चों को डाउट होता है सीजीएल के, मैं बताता हूँ आराम से, देखो समझो। पहला इसका टीयर 1 का एग्जाम होता है, जो कि आपको सिर्फ क्वालीफाई करना होता है, एक कट ऑफ बनती है, अगर आपने क्वालीफाई कर दिया तो आप टीयर 2 में जाते हैं, और टीयर 1 के एग्जामिनेशन का आपका जो है मार्क्स को नहीं काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब टीयर 1 जो है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांट आती है, इंग्लिश आती है। ये सारे 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं, 1 घंटा आपको मिलता है। मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है, 50-50 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.50 मार्क्स की, यानी कि हाफ मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई कट ऑफ जाएगी जो भी होगी कैटेगरी वाइज, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप आते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन में। टीयर 2 एग्जामिनेशन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो पेपर होता है फर्स्ट सेशन में, ठीक है, ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है आपके पास। ठीक है, इसमें पहले घंटे में आपका मैथ्स और रीजनिंग होने वाला है, 30-30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और इंटू 3 कर दोगे, टोटल 180 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। समझ गए? पहले सेशन में 1 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी है, दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, 180 मार्क्स के लिए, और अगले 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करनी होती है। ये जो है 210 मार्क्स का होता है, मतलब इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा है। क्वेश्चंस की बात कर ले तो मैथ्स और रीजनिंग के तो 30-30 ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, और जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे 1 घंटे में। ठीक है, और आपको यहाँ पर 210 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद 15 मिनट का आपका एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जो कि 20 क्वेश्चंस आएंगे और जो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग का होता है, मेरे इसमें क्वालिफाई करना होता है। तो शुरू के 2 घंटे 15 मिनट में आपका यही टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको कुछ रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है 15 मिनट का यहाँ पर डेटा एंट्री का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सेकंड सेशन में ये होने वाला है, कुछ रेस्ट के बाद ही ये होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है इसका बताया था मैं। तो डेटा एंट्री में आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड्स जो है वो टाइप करने होते हैं। अप्रोक्सीमेट 27 वर्ड पर मिनट आपके जो है अगर स्पीड आ जाती है, ठीक है, तो आप इस वाले को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर नॉलेज जो है और टाइपिंग है, मेनली क्वालिफाई नेचर का ही होता है। इसका कंप्यूटर का अलग से कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज, वो आपको पास करना कंपलसरी होता है हर पोस्ट के लिए। ठीक है, जबकि जो डेटा एंट्री टेस्ट है वो भी हर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, 15 मिनट मिलते हैं, 2000 की डिप्रेशन अब करनी पड़ती है, 27 वर्ड पर मिनट के आसपास प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाता है। ठीक है, इन दोनों पेपर के दोनों पेपर जो यहाँ सेशन वाइज दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग 390 जो मार्क्स हो जाते हैं, आपका कट ऑफ जाते हैं 390 में से, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो सेकंड पेपर यहाँ दिखा गया है स्टैटिक्स का, ये सिर्फ जो जो जेएसओ वाली पोस्ट है, जिसका लक्ष्य था जेएसओ और ग्रेड 2 वाली पोस्ट जो थी इन्वेस्टिगेटर की, सिर्फ उसी के लिए ये स्टैटिक्स का होगा, और सबका पेपर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने जेएसओ वाले के लिए या इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर अप्लाई किया तो आपका स्टैटिक्स का पेपर भी होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2-2 मार्क्स के 200 यहाँ पे मार्क्स आपके होने वाले, 2 घंटे का
यहाँ पर ये आपका पेपर होगा, ठीक है? पर ये किसके लिए है? सिर्फ जेएसओ वाली पोस्ट के लिए और इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट के लिए। आपको सिर्फ अपने इन्हीं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वही वाले सब्जेक्ट है, बस कंप्यूटर ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? कंप्यूटर के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, ये सिर्फ क्वालीफाइंग का होता है। तो मतलब 390 में से आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है? ये जो मोटे-मोटे सब्जेक्ट बताए गए हैं, 210 मार्क्स के ये वाले और 180 मार्क्स का ये वाला, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके बाद आपकी मेंस की कट ऑफ जाती है और फिर जितने भी आपने पोस्ट भरी हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्ट मिल जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने जो पोस्ट भरी है, उसे ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज़ कुछ पोस्ट में फिजिकल है। अगर मान लीजिए आपने फिजिकल वाली कोई पोस्ट भर दी, ठीक है? और वहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया बट फिजिकल नहीं हो पाया, तो बाकी जो पोस्ट भरी होंगी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे, आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। वही पोस्ट को प्रेफ़रेंस देनी है, ठीक है? जो कि आप कर सकते हो, एग्ज़ाम भी कर सकते हो और अगर फिजिकल है उस पोस्ट में तो फिजिकल भी कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई? तो ये पूरा था एसएससी सीजीएल का, ये पूरा सिलेबस दिया गया है क्वांट का, ठीक है? रीज़निंग का, क्या-क्या इसमें ऐड हो जाता है, क्या-क्या इसमें ऐड नहीं होता है, वो सब यहाँ दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। आराम से इसको पढ़ना ध्यान से पहले, ठीक है? उसके बाद ही अप्लाई करना। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सब समझ में आ गया। मैंने बता दिया कि कब से कब तक इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या इसकी डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वही मैंने बता दिया है आराम से, अच्छे से। तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं कहूँगा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी एज लिमिट है, तो इस पोस्ट को आप भर सकते हैं, आराम से भरिए। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ मिलती है ऑल इंडिया में, ठीक है? आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी एसएससी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन की, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।